हेलो। हाँ जी, ध्यान देंगे सभी। कल आपके क्वेश्चन तो हमने स्टार्ट नहीं किए थे, प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा था जिसमें हमने सबसे पहले एक्सेल में फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर हमें एक्सेल ओपन करना हो तो विंडो प्लस आर करके यहाँ पे टाइप करते हैं एक्सेल, एंटर किया, ओपन हो गया। अब इसके अंदर जो मिनिमम जूम साइज होता है 10% या मैक्सिमम 400%, और जो फर्स्ट वाली टाइटल बार होती है हम उसको जो बार होती है हम उसको टाइटल बार बोलते हैं। और टाइटल बार में हमें यहाँ पर दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो नेम ऑफ द फाइल एंड नेम ऑफ द एप्लीकेशन। और फाइल का नेम डिफ़ॉल्ट होता है बुक 1, और साथ में एप्लीकेशन जिसमें हम काम कर रहे हैं वो भी आता है। सेकंड बार कौन सी होती है? मेन्यू बार। और 2007 एक्सेल वर्जन में फाइल मेन्यू की बजाय ऑफिस बटन बना हुआ आता है, बस सिर्फ 2007 में आता है। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो आपको नेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं रिबन, इसको रिबन पढ़ा जाता है। और रिबन के नीचे हमें एक जो बार मिलती है इसको फॉर्मूला बार, और लेफ्ट में मिलता है हमें नेम बॉक्स। ठीक है, 2 मिनट में आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कल वाला मतलब। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें याद रह जाए, अच्छे से हो जाए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद ये जो ABCD हैं ये सभी क्या होते हैं? बिल्कुल, कॉलम्स। एंड दीज आर रोज। रोज होती है न्यूमेरिकल में, कॉलम्स होते हैं वर्टिकली और अल्फ़ाबेट के अंदर होते हैं। और टोटल रोज अगर हमें चेक करनी हो तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल डाउन एरो करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि टोटल नंबर 576। बिल्कुल। और अगर वापस हमें ऊपर जाना, नीचे कैसे आए थे? कंट्रोल डाउन करके, तो कंट्रोल अप कर देंगे या कंट्रोल होम। वर्कशीट के शुरू पे जाना है, कंट्रोल होम, या क्वेश्चन में आ जाए गो टू सेल A1 या गो टू फर्स्ट सेल एड्रेस, तो A1 होता है। और इन सभी को सेल्स पढ़ते हैं, और इन सभी सेल का एक एड्रेस भी होता है। ठीक है, कल बताया था ईच सेल हैज़ इट्स ओन एड्रेस, तो इन सभी सेल का एक एड्रेस भी होता है। चेक करने के लिए हमें पहले कॉलम का नेम पढ़ना पड़ता है, देन रो नेम। अब कॉलम नेम है C, रो नेम है 3, तो सेल का एड्रेस हो गया C3। और किसी भी एक एक्टिव सेल का एड्रेस, एक्टिव बोलो चाहे करंट सेल बोल दो, उसका एड्रेस हमें यहाँ पे मिलता है नेम बॉक्स में भी। और अगर हमें लास्ट कॉलम पे जाके देखना हो कि लास्ट कॉलम का नेम क्या होता है, कंट्रोल प्लस में राइट एरो यहाँ पे दिखा देगा XFD होता है। और स्टार्ट ऑफ द रो पे जाने के लिए क्या करते हैं हम? होम बटन ओनली, तो होम बटन से हम रो के शुरू पे जा सकते हैं। पर जब वर्कशीट के शुरू पे जाना हो तब हम कंट्रोल बटन के साथ में होम दबाते हैं। फिर चाहे कर्सर कहीं पे भी है, मैंने कंट्रोल होम किया, बिल्कुल फर्स्ट सेल पे आ जाएगा। मैंने यहाँ पे टाइप किया नेम, नेक्स्ट सेल पे जाना है, टैब की का यूज़ करेंगे। और पिछले सेल पे वापस आने के लिए हम शिफ्ट टैब का यूज़ करते हैं। टोटल लिखा, एंटर कर दिया। अब एंटर कर दिया ना, सीधा स्टार्टिंग पे जाता है। हमने यहाँ पे नेम लिखा, मार्क्स दे दिए। अब इन सभी का हमें टोटल करना है, तो टोटल करने के लिए सबसे पहले कल हमने लगाया था इक्वल टू, उसके बाद क्या लिखा था? B2 प्लस ठीक है F2। अब यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, सभी का टोटल कर दिया B2 से F2 तक। एंटर किया, आंसर निकल कर आ गया। एक तो हमने ये किया था सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करके हमने कैलकुलेशन करी एक सिंपल मेथड के ज़रिए। एक दूसरा मेथड हमने कल पढ़ा इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सीधा रेंज लिख देंगे B2 से F2, जहाँ से जहाँ तक हम टोटल करना चाहते हैं। अब फर्स्ट सेल अगर मान लो B2 है और लास्ट सेल F2 है, तो बीच में B2 के बाद कोलन का साइन आएगा, प्लस नहीं लगाएंगे। अगर आप प्लस करके F2 करते हो तो ये 2 सेल प्लस हो जाएंगे, खाली B2 और F2 का टोटल होकर आ जाएगा यहाँ पर। और बीच में आप कोमा भी नहीं लगा सकते, तब भी खाली इन दोनों का ही होगा। जैसे हम नीचे दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे नंबर 1 फिर नंबर 2 कोमा नंबर 3, तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो B2 कोमा C2 कोमा D2 कोमा E2 कोमा F2। अब लिखा आप ऐसे भी सकते हैं, पर यहाँ पर क्या होगा, अब ये कि एक लेंथी मेथड हो जाएगा। बट तो इसको शॉर्ट बनाने के लिए हम बीच में जब भी कोई एक रेंज देते हैं
तो कोलन से हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे और F2 जहाँ तक हम टोटल करना चाहते हैं और ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी मैं इसमें 2-4 और कराता हूँ एंट्रीज। मैंने यहाँ पे कुछ 3-4 एंट्रीज और करी। अगर मेरे को सभी का टोटल कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम कॉर्नर पॉइंट से इसको प्लस शेप आ रही है ना एक। अब प्लस शेप कब आती है? जब मैं कॉर्नर पे एक लेकर जाता हूँ। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि वो डॉक्टर सिंबल की शेप में होता है, वाइट कलर में पॉइंटर की जो शेप है, ठीक है। जब हम किसी फॉर्मूला सेल को नीचे ड्रैग करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 एंट्री करी है, फॉर्मूला सिर्फ एक में लगाया है। अगर हमें नेक्स्ट में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है तो दोबारा टाइप नहीं करेंगे, सीधा फर्स्ट वाले पे जाके फॉर्मूला सेल पे इसको कॉर्नर से नीचे जब ब्लैक प्लस पे लेकर जाएंगे, ये जो बॉर्डर सी बनी आती है ना जिस पे हम क्लिक करते हैं, जो बॉर्डर बनी आ रही है, इसको बाउंडिंग बॉक्स भी बोलते हैं और इसके अलावा हैंडल पढ़ा जाता है, इसको हैंडल बोलते हैं। तो इस फिल हैंडल को कॉर्नर से क्लिक दबा के नीचे ड्रैग कर दो, या तो ड्रैग कर दो या एक और आसान तरीका डबल क्लिक, ठीक है। डबल क्लिक कर देंगे यहाँ पे। अब डबल क्लिक कल मैंने बताया था कौन सा क्लिक होगा, यानी कि लेफ्ट या राइट, लेफ्ट। तो यहाँ पे हो गया डबल क्लिक करते ही नीचे ड्रैग हो गया। अब इसमें एक तरीका और भी होता है टोटल कैलकुलेट करने की, एक शॉर्टकट कमांड ऑटो सम। ऑटो सम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑटो सम के नाम से यहाँ पर, जिसकी आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट में शॉर्टकट की भी लिखी हुई मिलती है। आप देख सकते हो पॉइंटर ले जाने पर ऑल्ट प्लस में इक्वल टू। अब जैसे आप कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल दबाते हैं या जिस सेल में आप टोटल निकालना चाहते हैं उस सेल पे बस कर्सर रख के चाहे ऑटो सम पे क्लिक कर दो, तो यहाँ पर देखो सम रेंज, सम का फॉर्मूला पूरा टाइप होकर आ जाता है एज इट इज। एंटर कर देंगे बस टोटल आ जाएगा यहाँ पर। और सभी का करना है फिर से इसको ड्रैग कर दो या डबल क्लिक कर दो, या एक तरीका और भी। अब हमें जो यहाँ पे सम करना है, अब एक का तो करना नहीं है, करना तो चारों का है, 4 एंट्रीज हैं, तो चारों को एक साथ सेलेक्ट करके जब हम ऑटो सम पे क्लिक करते हैं, या मैं कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल दबा रहा हूँ अब, तो देखो एक साथ चारों का टोटल होकर आ गया। और अगर हमें चेक करना हो तो F2 दबा के चेक भी कर सकते हैं। सेल एडिटिंग की कमांड F2, कल बताया था किसी भी सेल में अगर हमें उसको एडिट करके देखना है तो या तो कीबोर्ड से F2 बटन का यूज़ करेंगे, या तो डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर उस सेल एड्रेस पे क्लिक करके हम फॉर्मूला बार में भी जा सकते हैं। तो ये 3 मेथड सेल एडिटिंग के, डबल क्लिक, F2 या फॉर्मूला बार, तो 3 तरीके होते हैं। नेक्स्ट आता है एवरेज, कैलकुलेट किया था हमने, ठीक है, एवरेज लिख दिया। और एवरेज के लिए ध्यान रखना एवरेज पूरा लिखना पड़ता है, कई बच्चे AVG लिख देते हैं। और जिसके बाद अब मैंने ना फॉर्मूला रेंज टाइप करने की बजाय इसको सीधे ही सिलेक्ट कर लिया क्लिक दबा के, जिससे कि क्या हुआ, सिलेक्ट करते ही रेंज उसमें लिखी हुई आ गई जहाँ से जहाँ तक हमें कैलकुलेशन करनी थी। एंटर कर दिया और डबल क्लिक कर देंगे। आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं आप। तो पिछला आपका रिवाइज हो गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, एक मैक्सिमम और मिनिमम के नाम से एक क्वेश्चन आता है, टू कैलकुलेट या टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन में जब भी आ जाए फाइंड द मैक्सिमम या कैलकुलेट द मैक्सिमम, या मैक्सिमम की बजाय लिखा हुआ आता है लार्जेस्ट, हाईएस्ट, ठीक है। जब भी मैक्सिमम आ जाए, लार्जेस्ट आ जाए, हाईएस्ट आ जाए, ठीक है, मैक्सिमम, हाईएस्ट और लार्जेस्ट तीनों में से कोई भी नाम आ जाए तो वहाँ पे फंक्शन का नाम जो होता है ना, यहाँ पे बेशक मैं इसको मैक्सिमम लिख सकता हूँ, पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, कैलकुलेशन करने के लिए हम मैक्सिमम पूरा नहीं लिखते वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। मैक्स के नाम से फंक्शन होता है, आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन में दिखा भी रहा है, रिटर्न्स द लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सेट ऑफ वैल्यूज। मैक्स फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करके देता है हमें सबसे बड़ी वैल्यू गिवन रेंज में से। यानी कि अगर मुझे चेक करनी है कि जैसे फर्स्ट स्टूडेंट है राम, मैंने उसके सभी सब्जेक्ट रेंज को सिलेक्ट कर लिया, अब इसके हाईएस्ट सब्जेक्ट में कितने मार्क्स गए हैं, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है,
या लिस्ट कोई भी हो सकती है, सैलरी की हो सकती है। ठीक है, हमें चेक करना है, मान लो 20 एम्प्लॉयज़ हैं या 50 एम्प्लॉयज़ हैं मेरी कंपनी में काम करने वाले, और मैक्सिमम सैलरी मैंने इस महीने अपने एम्प्लॉयज़ को जो पे करी है वो कितनी गई है मैक्सिमम। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम मैक्स का यूज़ करते हैं और एंटर कर दिया, आंसर आ गया 98। और इसी का एक सेम इक्वल टू MIN टू फाइंड द लोवेस्ट। तो क्वेश्चन में जब भी आ जाए लोवेस्ट या मिनिमम या स्मॉलेस्ट तो हम यूज़ करते हैं मिन फंक्शन का। उसके बाद रेंज को सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया, और मैंने यहाँ पे ना दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके कॉर्नर से डबल क्लिक किया, एक साथ कैलकुलेट होकर आ गए। अब ये तो था मैक्स और मिन के नाम से। इसी का एक और सिमिलर पार्ट, एक होता है लार्ज, एक होता है स्मॉल। लार्ज या स्मॉल के नाम से, और अभी सर बता रहे थे, आपका बाय चांस प्रैक्टिकल ना आ जाए वहाँ पे, तो ऐसे में आप ना प्रैक्टिकल भी करना स्टार्ट कर दो थोड़ा बहुत। प्रैक्टिकल ही है सर बताए थे कि नहीं सर, उसने के वैसे तो ऑफिशियल में दे रखा है, वैसे तो देखो सर कहते हैं कि थोड़ी बहुत करवा देना प्रैक्टिस, तो उसके लिए मैं वीडियो आपको भेज दूंगा कल ग्रुप में। MCQs आएंगे के बाद 5 मिनट का ब्रेक। अच्छा, इस तरह से लेंगे, कोई नहीं, फिर भी 1-2 क्लासेस हम ऐसा ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे ये प्रैक्टिकली हमने करा, इसको अभी तरीके से इस तरह के होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आता है लार्ज। अगर क्वेश्चन में आ जाए टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू या थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है लार्ज के नाम से फंक्शन। तो इक्वल टू लार्ज हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि टू फाइंड द हाईएस्ट मैक्सिमम या लार्जेस्ट, तब हम यूज़ करते हैं मैक्स फंक्शन का। और ऐसे उसका एक सेम सिमिलर क्वेश्चन लार्ज फंक्शन का यूज़ करके हम अब जैसे रेंज को सिलेक्ट करते हैं, कोमा में नंबर फॉर्म और डिफाइन करनी पड़ती है कि आपको सेकंड लार्जेस्ट फाइंड करनी है तो कोमा लगा के आगे 2 लिख दो। अगर आप थर्ड लार्जेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है इसमें 98, और 98 के बाद सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो आंसर में आ जाएगा 67। सेम इक्वल टू स्मॉल टू कैलकुलेट और फाइंड द सेकंड लोवेस्ट वैल्यू, यानी कि सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो स्मॉल फंक्शन, फिर रेंज, कोमा में 2 लिख देंगे तो सेकंड लोवेस्ट, या 3 लिखेंगे तो थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, नोट करना, आप नोट कर सकते हैं स्मॉल या लार्ज। ठीक है, पहले डेटा एरे आ जाएगा, फिर कोमा में नंबर डिफाइन कर देंगे कि हमें सेकंड लार्जेस्ट चाहिए या सेकंड लोवेस्ट चाहिए, तो उसमें वैल्यू डिफाइन कर देंगे। दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया, डबल क्लिक कर दिया, और किसी भी एक एक्सेल डेटा रिकॉर्ड में अप टू 4 एंट्रीज के बाद जब हमारी 4 एंट्री कंप्लीट हो जाती है ना, इंक्लूडिंग फॉर्मूला सेल्स, उसके बाद जैसे ही आप न्यू डेटा फिल करेंगे नीचे, क्या हुआ आंसर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। देखो मैंने सिर्फ नाम लिखे, मार्क्स लिखे, अब मैंने इसको कोई ड्रैग नहीं किया, एंटर कर दिया। फिर से मैं एक एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पर, अब इसके बाद देखो मैं सीधा जैसे ही एंटर करता हूँ तो एंटर करते ही आंसर ऑटोमेटिक निकल कर आ गया यहाँ पर। तो यहाँ तक हो जाएगा, आगे बढ़े। नेक्स्ट है, मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी थी, मुझे इन सभी वैल्यूज को प्लस करना, सिंपल मेथड यूज करके बताना है। क्या लिखेंगे हम, क्या रेंज आएगी, इक्वल टू C10 प्लस में D10 प्लस E10, यानी कि प्लस करना था तो इसलिए हमने प्लस का सिंबल यूज कर दिया, आंसर आ गया। और यूजिंग बाय सम करना हो तो सम लिख के आगे क्या लिखेंगे, C10 कोलन F10,
एंटर किया तो प्लस हो गया तब भी। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी हो तो इक्वल टू बस प्लस की बजाय मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पे कीबोर्ड में जो 8 बना होता है ना, ऊपर न्यूमेरिकल में 8 लिखा होता है, उसके ऊपर एक स्टार का साइन बना होता है, उसको बोलते हैं एस्टेरिस्क। आगे पढ़ेंगे एस्टेरिस्क सिंबल बोलते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में हम डिस्कस करेंगे उसका। तो वहाँ पे स्टार का साइन यूज होता है मल्टीप्लाई के लिए। तो फर्स्ट सेल एड्रेस इनटू में सेकंड एड्रेस इनटू में थर्ड इनटू 4। जैसा आपने प्लस किया था तो प्लस करना, जब हमें प्लस करना था तो प्लस का सिंबल लगा, ऐसे अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दिया, एंटर। आंसर आ गया 48। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। फिर 2 से आगे जो 8 वैल्यू आई, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16। फिर आगे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो वैल्यू रिटर्न हुई हमारे को, तो 48 आ गया। और अगर मैं इसको भी 2 कर देता हूँ तो आंसर चेंज हो जाएगा। और अब इसका भी एक आसान तरीका, मल्टीप्लाई बाय फंक्शन के थ्रू करना है। जैसे हमने प्लस किया था, प्लस सिंगल सिंगल करके, फिर यूजिंग बाय सम किया था एक फंक्शन के माध्यम से। सम एक फंक्शन का नाम है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा फंक्शन होता है? प्रोडक्ट। लिखा हुआ आएगा मल्टीप्लाइज ऑल द नंबर्स। तो ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। रेंज को सिलेक्ट करेंगे, एंटर, मल्टीप्लाई होकर आ गया। मैंने अमाउंट चेंज कर दी, अमाउंट चेंज कर दी, आ गया यहाँ पर आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम प्रोडक्ट, प्लस करने के लिए सम, एवरेज के लिए एवरेज, मैक्सिमम मिनिमम के लिए मैक्स या मिन, सेकंड लार्जेस्ट, जब भी कंडीशनल वैल्यू फाइंड करनी हो कि हाईएस्ट और लोएस्ट में, तो लार्ज एंड स्मॉल का यूज़ होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, अभी आपको इसमें मैं प्रैक्टिकल पार्ट से इतना करा रहा हूँ, आगे कुछ और पढ़ेंगे कुछ फंक्शंस के माध्यम से, जैसे जैसे आपके एमसीक्यूज़ आएंगे। तो अब हम इसके एमसीक्यूज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे भी मैंने इसके अंदर 2007 स्क्रीन को भी दिखा रखा है कि फर्स्ट हमारी टाइटल कौन सी है, या मेन्यू बार या फॉर्मूला बार, स्टैंडर्ड बार कौन सी होती हैं। और ये जो हमारा एरिया होता है इसको हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। और कल बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट 2010 तक के जितने भी वर्जन हैं उन सभी में डिफ़ॉल्ट आपको 3 वर्कशीट पहले से खुली मिलती हैं, और 2010 के बाद सिंगल शीट आपको बाय डिफ़ॉल्ट खुली मिलती है। और इसका एक्सटेंशन नेम होता है .xlsx। तो XLS X होता है डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम। अब X लगता है 2007 और अबव, 2007 या 7 के बाद X लग कर आता है लास्ट में। बट इन 2003 वर्जन में .xls होता है ओनली, ठीक है, 2003 वर्जन में। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जितना भी हमने अब तक प्रैक्टिकल किया वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। एक्सेल वर्कबुक किसका कलेक्शन होती है? वर्कशीट का। तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स इज कॉल्ड वर्कबुक। जैसे एक नोटबुक होती है, कलेक्शन ऑफ पेजेस, या इंटरनेट में भी क्वेश्चन आता है कि वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस का मतलब एक वेबसाइट। और MS एक्सेल क्या है? एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। कई बार इलेक्ट्रॉनिक भी लिखा हुआ आता है, ध्यान रखना आगे। तो इसको एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोलते हैं MS एक्सेल को। और डेटाबेस एप्लीकेशन बोलते हैं हम MS एक्सेस को। जैसे वर्ड को हमने क्या पढ़ा था? वर्ड प्रोसेसर। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर होता है, ऐसे ही एक्सेल हो गया स्प्रेडशीट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कल हमने डिस्कस किया था कि MS एक्सेल 2003 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 65,536 यानी 65,536 रोज़ होती हैं, और कॉलम कितने होते हैं? 256 2003 के अंदर, 2003 में। और 2007 वर्जन में एक्सेल के अंदर 2007 या अपर वर्जन का मतलब 2007 के बाद जितने भी वर्जन हैं उन सभी में टोटल रोज़
10,48,576 होती हैं। और कॉलम्स के बारे में डिस्कस करें तो 16,384 16,384 इन एक्सेल वर्जन 2007 और अबव वर्जन 2007 या 7 के बाद में जितने भी वर्जन्स हैं उसमें 16,384। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे आ गया कि द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन एक्सेल 2003 वर्जन, तो 2003 वर्जन में या 2003 से पहले 256 कॉलम होते हैं। क्वेश्चन किया था ना हमने, लास्ट रो पर जाने के लिए हम कंट्रोल के साथ डाउन एरो, जैसे हम एक्सेल में आए यहाँ पे कर्सर है, कंट्रोल डाउन करते ही देखो सबसे लास्ट आखिरी रो में आ गया। और अगर हमें लास्ट कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल राइट एरो, तो देखो लास्ट कॉलम पे पहुंच गए XFD। और क्वेश्चन में ना ऐसा भी बन के आ जाता है कि लास्ट सेल एड्रेस का नाम क्या होता है, तो लास्ट सेल का एड्रेस क्या बनेगा XFD 10,48,576, यानी रो और कॉलम नेम को कंबाइन कर देना, लास्ट रो और लास्ट कॉलम का नेम। तो ऐसे में आपको लास्ट कॉलम का नेम भी पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही उसके अंदर अगर हम बात करें 2003 में लास्ट कॉलम का नेम होता है IV और रो कॉलम को अपना रो कौन सी होती है 65,536, तो IV 65,536 हो जाएगा लास्ट सेल एड्रेस का नाम इन एक्सेल 2003 में। और नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए हम यूज़ करते हैं टैब का, और प्रीवियस सेल पे जाने के लिए हम शिफ्ट टैब पे, जैसे इस सेल पे कर्सर है टैब दबाए तो अगले पे, शिफ्ट टैब दबाएंगे तो गो टू प्रीवियस सेल। और विच की इज यूज्ड टू एडिट ए सेल, अगर आपने किसी सेल को एडिट करना है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी, टैब दबा दिया इंग्लिश, अब करेक्शन करनी है हिंदी के अंदर, या तो हम इस पे क्या करेंगे, अब 2 ऑप्शन दिखा रहा है बोथ A और C, हम F2 भी दबाते हैं, डबल क्लिक भी दबाते हैं। तो यहाँ पे डबल, या तो लेफ्ट वाला डबल क्लिक कर दो, या फिर जैसे बार क्लिक करके वापस सेल पे सिलेक्ट कर रहा हूँ F2 बटन दबा दिया सेल एडिटिंग के लिए। एक तीसरा तरीका भी बताया था फॉर्मूला बार में जाके, यहाँ से भी करेक्शन कर सकते हैं। अब इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं तो हमने बोथ A और C का चूज कर लिया फिर। और अगर आपको न्यू वर्कशीट लेकर काम करना हो तो न्यू शीट के लिए शिफ्ट के साथ F11, और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हमें न्यू शीट लेने के लिए, यहाँ पे जो आइकन आ रहा है और लिखा हुआ भी आ रहा है शिफ्ट प्लस F11। या इसके अलावा एक कमांड और भी होती है, जब हम कीबोर्ड से ऑल्ट और शिफ्ट के साथ F1 का यूज़ करते हैं, आगे क्वेश्चन भी आएगा ऑल्ट प्लस में शिफ्ट प्लस में F1, तो हम इस कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट इन एक्सेल, आप MS एक्सेल में मैक्सिमम कितनी वर्कशीट ऐड कर सकते हैं। अब देखो वेबसाइट्स पर अगर आप इसको सर्च करेंगे ना गूगल, या कुछ बच्चों ने बताया कि सर, 1-2 बच्चों ने कि सर दूसरे चैनल पे ना 255 बता रखी थी, तो बच्चों को मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाया, इंसर्ट करके 5000 से भी ज़्यादा वर्कशीट मैंने इंसर्ट करके दिखाई थी इसमें, तो क्रॉस चेक बिल्कुल प्रॉपर करा के दिखाया था, तो उसमें इंटरनेट पे रॉन्ग आंसर दे रखा था। तो कितनी भी आप शीटें ले सकते हैं, मतलब ठीक है 255 नहीं होती, ठीक है, तो 255 से ज़्यादा आप ले सकते हैं, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, देयर इज़ नो लिमिटेशन, ठीक है। तो आप कितनी मर्जी वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। और इसका आसान तरीका ये होता है कि अगर आपने चेक करना है तो कीबोर्ड से ना शिफ्ट F11 आप होल्ड करके रख सकते हैं, जिससे कि आपको एक जल्दी से क्विकली इंसर्ट करने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट आता है हाउ डू यू सिलेक्ट एन एंटायर रो इन MS एक्सेल, अगर आपको एक्सेल में किसी रो को सिलेक्ट करना है, पूरी रो को, एंटायर आ गया यानी कि पूरी रो को सिलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं क्लिक ऑन द रो नंबर, तो देखो यहाँ पे जितनी भी ये रो नंबर्स हैं, किसी के भी रो नंबर पे क्लिक करने पे पूरी रो सिलेक्ट हो जाती है।
ठीक है, पूरी रो सेलेक्ट होती है। और एक रो में टोटल कितने सेल होते हैं बता सकता है कोई? एक रो के अंदर टोटल कितने सेल होते हैं? कितने होते हैं? हाँ जी, किसी को भी नहीं मालूम? 16,384, 536 नहीं, 384। जितने कॉलम होते हैं उतने ही तो सेल होंगे। जितने कॉलम्स हैं उतने ही सेल होते हैं हर एक रो के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने बताया 10 लाख से भी ज़्यादा रोज हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉलम 16,384 होती है। ठीक है, जितने कॉलम हैं उतने ही सेल भी होंगे। एक रो के अंदर रो ऐसे होती है हॉरिजॉन्टली वाइड। नेक्स्ट, डैश इज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू एक्सेल ऑफर्ड बाय गूगल। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ऐसी गूगल कंपनी भी है, सभी को मालूम है ये तो। अब माइक्रोसॉफ्ट ने जो स्प्रेडशीट एप्लीकेशन अपनी बनाई ना, किस नाम से बनाई? एक्सेल के नाम से। अब स्प्रेडशीट प्रोग्राम खाली माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने नहीं बनाई, ऐसी बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जिन्होंने स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, स्प्रेडशीट प्रोग्राम बनाए, जैसे कि उनमें से गूगल कंपनी भी है। तो गूगल ने उसका नाम क्या रखा? गूगल शीट के नाम से। जैसे MS ने यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने स्प्रेडशीट का नाम एक्सेल रखा, यानी कि जिसको हम MS एक्सेल बोलते हैं, ऐसे ही गूगल कंपनी ने अपनी एक एप्लीकेशन बनाई एक्सेल की तरह ही सेम काम करने वाली, गूगल शीट्स के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें यहाँ पे पूछा है कि अल्टरनेट तरीका यानी कि अल्टरनेट ऑप्शन, अनदर वे आपके पास कौन सा है? अब जैसे मेरे पास एक लैपटॉप भी है और एक कंप्यूटर भी है। अगर मेरे को अब घर जाके ना नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और मैं चार्जर में यहाँ पे क्लास में भूल गया, अब चार्जिंग नहीं है, तो मेरे पास अल्टरनेट ऑप्शन क्या होगा फिर? कंप्यूटर तो है ना मेरे पास, या मेरे पास मेरा दूसरा लैपटॉप तो है, तो मैं उसका यूज़ कर लूँगा। तो यानी कि एक अन्य विकल्प कौन सा होगा काम करने के लिए? अब काम तो चलाना है। अब अगले दिन मेरे को नए नोट्स बना के आपको देने हैं, या क्वेश्चन पेपर बनाना है, टेस्ट सीरीज बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? अब अगले दिन आएंगे तो फिर सीधा क्लास ही शुरू होंगी, तो ऐसा ही होगा ना। तो अन्य विकल्प, तो यानी कि अगर आपके मोबाइल में चार्जिंग नहीं है तो आपके पास विकल्प क्या होगा? मोबाइल से कॉल करने के लिए आप चार्ज कर लेंगे। कोई नहीं, आपके घर पे बहुत सारे फ़ोन होंगे लाइट नहीं होगी। देखो एग्जाम्पल आप कितने भी बना लो इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कितने कॉलम होते हैं? 16,384। अब चाहे एग्ज़ाम में भी ऐसे लिखा हुआ जाता है 2019, 2021, 2016, तो सेम ही है जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था। 2007 के बाद कोई भी वर्जन अगर आता है तो सेम ही कॉलम, सेम रो, सब कुछ सेम मिलेगा। नेक्स्ट होता है, और एक्सेल सबसे पहले फर्स्ट टाइम कब लॉन्च किया गया था? 1985 में लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में जितने भी फॉर्मूला स्टार्ट होते हैं विद एन इक्वल टू ऑपरेटर से शुरू होते हैं। विदाउट एन इक्वल टू एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला शुरू नहीं किया जा सकता। वरना क्या होता है, अगर हम स्टार्टिंग में अगर इक्वल टू नहीं लगाते, मैंने यहाँ पे खाली अगर ऐसे लिख दिया जैसे 2 प्लस में 3 प्लस में 5, एंटर किया, ये तो लिखा हुआ दिखा देगा, ये तो लिखा हुआ दिखा देगा। तो हम इसको क्या करेंगे, स्टार्टिंग में इक्वल टू भी लगाएंगे, तभी आंसर कैलकुलेट होकर आएगा। नेक्स्ट, अंडू के लिए सभी को पता है, टू रिवर्स द लास्ट चेंज इन ऑफिस 2007। तो रिवर्स द लास्ट एक्शन का मतलब होता है अंडू। अगर क्वेश्चन में आ जाए टू रिपीट द लास्ट सेक्शन, तो वहाँ पे हो जाएगा रीडू, कंट्रोल प्लस में वाई हो जाएगा वहाँ पर। तो इसकी डेफिनेशन याद रखो। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और, शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रैप टेक्स्ट। अब देखो रैप टेक्स्ट करने की कमांड क्या होती है? रैप टेक्स्ट होता क्या है, पहले तो ये पढ़ते हैं। जैसे मैंने एक सेल में लिखा नेम, अब ये पूरा आ रहा है सेल में क्योंकि छोटा सा ही 4 ही तो कैरेक्टर है, नेम NAME। अगर मैं इसमें यूँ लिखता हूँ स्टूडेंट्स, स्पेस दिया नेम,
या नेक्स्ट सेल में जैसे ही हम गए वो तो कट हो गया, या नेक्स्ट सेल में लिखा मार्क्स इन हिंदी, एंटर कर दिया, अब ये भी कट गया। या अगले में लिखते हैं मार्क्स इन मैथ, मार्क्स इन साइंस, अब ये तो कट होता जा रहा है, क्योंकि कॉलम की जो विड्थ होती है बाय डिफ़ॉल्ट 8.43 होती है। अगर टेक्स्ट की लेंथ ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जैसे अब टेक्स्ट की लेंथ ज़्यादा है पर कॉलम की तो कम है, तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे? अब चेंज करने के भी कई तरीके होते हैं। एक तो होता है कि हम कॉलम की जो लाइन होती है ना, राइट वाली बॉर्डर लाइन होती है कॉलम नेम की, ये वाली लाइन नहीं, कॉलम नेम जहाँ पे ABCD अल्फ़ाबेट में लिखा होता है, कॉलम का नाम जहाँ पे लिखा होता है उसकी राइट वाली बॉर्डर पे या तो डबल क्लिक कर दो। डबल क्लिक किस लिए करते हैं? ऑटो फिट के लिए, ताकि जो उसकी टेक्स्ट की लेंथ है वो ऑटो एडजस्ट हो जाए, टेक्स्ट हमारा पूरा ऐड हो जाए बीच में सेल के बीच में, तो पूरा शो कराने के लिए। दूसरा तरीका मैंने अंडू किया, पहले क्लिक दबा के देखो कहाँ पे पॉइंटर लेके जा रहे हैं, इस जगह पे प्लस शेप में 2 साइडेड एरो शेप आ जाएगी, इसको आप क्लिक दबा के ना मैन्युअली भी इंक्रीज कर सकते हैं। 2 तरीके बताए, या तो डबल क्लिक से ऑटो फिट कर सकते हो, या क्लिक दबा के आप ड्रैग कर सकते हैं, या तीसरा तरीका आप ऑप्शन के ज़रिए फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट ऑप्शन, जिसको हमने डबल क्लिक से किया था, ऑटो फिट का ऑप्शन भी होता है, फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट, फिर से अंडू कर रहे हैं। या तो हम टाइप भी कर सकते हैं। अब मैंने बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट तो 8.43 होती है, मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं? मैक्सिमम आप कितनी विड्थ कर सकते हैं MS एक्सेल के अंदर? 255 कैरेक्टर की। और ये चीज़ चेक करने के लिए हम कॉलम विड्थ ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर मैंने ना कोई भी एक लॉन्ग वैल्यू डाल दी, यानी 255 से बड़ी टाइप कर देना कोई भी वैल्यू, तो यहाँ पे दिखा देगा कि मिनिमम, ध्यान रखना मिनिमम 0 है, मैक्सिमम क्या है 255 कैरेक्टर्स हैं, पॉइंट्स नहीं है, कैरेक्टर्स हैं ये। तो 255 कैरेक्टर होती है इसकी विड्थ, एक्सेल में कॉलम की विड्थ 255। ठीक है, 2 मिनट और लगेंगे, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, आगे का कल करवाएंगे कवर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैसी लगी थी? मज़ा आ रहा था? इस भाई को भाई कुर्सी से बांध दो, किसी रस्सी से, कहीं गिर ना जाए। सबसे मेहनती बालक। सुबह कितने 5 बजे आते हो, 4 बजे आते हो क्लास में, टाइपिंग में 4 बजे आ जाते हो आप? सारे 4 बजे आते हैं सुबह, और रात को कितने 1 बजे जाते हो? अब 1:30 बजे। मेहनती बच्चे। चलिए ये क्वेश्चन हम पूरा करते हैं। अब देखो मार्क्स इन, अब मैं इसको रैप टेक्स्ट कर रहा हूँ, मैंने इस सेल पे कर्सर रखा, यहाँ पे एक ऑप्शन रखा है रैप टेक्स्ट के ही नाम से, जैसे आपको यहाँ पे प्रीव्यू में भी दिखाई दे रहा होगा, नीचे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आगे कट रहा होगा, नीचे देख रहे हो, नीचे आ गया टेक्स्ट। जिस तरह से कंडीशनल वर्ड ऊपर, फॉर्मेटिंग वर्ड नीचे आ गया। अगर हमें पूरा आगे लिखा हुआ चाहिए तो हमने क्या किया, उसको ऑटो फिट किया, मर्ज एंड सेंटर जैसे पूरा आगे लिखा हुआ रहा है, ठीक है, जैसे ये नाम पूरा आगे लिखा हुआ रहा है, बट हमें नीचे रैप करके लिखना है, ठीक है, जहाँ से टेक्स्ट आगे विड्थ के हिसाब से जहाँ पे ख़त्म हो रहा है हम चाहते हैं नीचे आ जाए, तो रैप कर देंगे। और अगर आप शॉर्टकट के माध्यम से कर रहे हो ना, पहले आपको डबल क्लिक करके ना उसके आगे कर्सर लेकर आना पड़ेगा, फिर जाके आप ऑल्ट एंटर कर सकते हो, डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखना। पहले सेल पे डबल क्लिक करेंगे, जिस चीज़ को आप रैप करके लिखना चाहते हो उससे पहले कर्सर ले जाके ऑल्ट एंटर दबाएंगे, फिर दोबारा एंटर, ऑल्ट एंटर, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। यार रैप टेक्स्ट करते जाओ साथ साथ, तब भी होता जाएगा। नेक्स्ट, बट इसमें एस देखो नीचे चला गया, तो इसको थोड़ा सा विड्थ एक्सपेंड कर दो। नेक्स्ट,
ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, इतना बहुत रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, कल मिलते हैं। सर इसमें जो आपने टोटल करते हैं तो उस पर डबल क्लिक कर देते हैं राइट साइड में। हाँ जी, तो उस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो डाटा वो उतना ही कवर करेगा वो नीचे तक।